हेलो फ्रेंड्स, क्रैक पीपीएससी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। यह हम लोग का इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर पॉलिटी के डिस्कस किया, जिसमें प्रीएम्बल, सिटीजनशिप एंड यूनियन टेरिटरी डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक टॉक भी किया है, आप वो सब लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स पर डिस्कस करते हैं, और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग का लेक्चर रहेगा बीओपी पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नॉर्मली कोशिश करूँगा मैं कि लेक्चर शॉर्ट रहे, 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाए, और लास्ट में हम लोग 2-3 एमसीक्यूज़ देखेंगे। आपको इसका पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिंड में, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जुड़िए वहाँ से, और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स हम लोग का पहला लेक्चर है। इससे पहले पॉलिटी कवर हुआ है 3 लेक्चर। हम लोग इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, 17वीं बीपीएससी के लिए, सारे टॉपिक पे हम लोग लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक, समझिए कि एक रिकॉर्ड है जो कि एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। अब दो कंट्री के बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, जिस तरह का भी ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब करेंट अकाउंट में वैसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जो कि ना तो लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही कोई एसेट। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ना तो वो एसेट क्रिएट करेगा, ना ही वो कोई लायबिलिटी। अब जैसे कि अब कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, तो उसमें कोई ना तो लायबिलिटी क्रिएट होता है, ना ही कोई एसेट, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लायबिलिटी एसेट आप ऐसा समझ सकते हैं कि लाइव एसेट है तो आपको कोई ना कोई प्रॉफिट देगा, एसेट्स है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एंड लायबिलिटी है तो आपके लिए वो एक आपके ऊपर लायबिलिटी है। हम लोग इस हिसाब से देखेंगे। तो करेंट अकाउंट में आता है क्या, एक्सपोर्ट्स आता है, इनकम रिसीट्स आता है, जैसे कि प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, अब जिससे प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं, प्रॉफिट का अमाउंट, लाइक आपने 100 रुपये का इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट किया तो उस पर आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 10 रुपये आपका करेंट अकाउंट में रहेगा, वो 100 रुपया नहीं, वो 100 रुपये आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर आप किसी अदर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो सेम इंटरेस्ट और डिविडेंड के साथ भी यही है। अदर ट्रांजेक्शन लाइक रेमिटांस। अब रेमिटांस जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है, तो वो रेमिटांस हम लोगों का करेंट अकाउंट में होता है, क्योंकि वो तो ना तो कोई एसेट क्रिएट करता है, ना ही कोई लायबिलिटी होता है इंडिया में, तो इसलिए रेमिटांस को हम लोग करेंट अकाउंट में रखते हैं। और रेमिटांस के कुछ प्री का फैक्ट्स देख लेते हैं। यूएसए लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा रेमिटांस यूएसए से इंडिया में आता है, उसके बाद यूएई, उसके एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा यूएसए से आता है, यूएसए से, फिर यूएई, फिर सऊदी से। ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, प्रीलिम्स में पूछता है ये एक आइडिया। अब जैसे ग्रांट्स है या फिर गिफ्ट्स है या फिर एड्स है, तो ये सब कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, ये जस्ट दिया जाता है, तो ये करेंट अकाउंट हो गया। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट समझते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी सेम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल को देखते हैं, जैसे कि अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो अफेक्ट करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी। जैसे कि अब इंडिया है, ये कोई फॉरेन कंट्री है। अब इंडिया लोन लेती है यहाँ से, तो जब लोन लेती है तो इंडिया को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये इंडिया पे लायबिलिटी है, सॉरी, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये जो लोन है वो इंडिया पे लायबिलिटी है। ये जो इंडिया लोन लिया है ये इंडिया के लिए लायबिलिटी है, तो ये जो लोन अमाउंट होगा ये कैपिटल अकाउंट में होगा। और ये लोन इंडिया के लिए लायबिलिटी है, तो इस कंट्री के लिए एसेट है, कंट्री ए के लिए एसेट है, और ये इंडिया है, तो यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी कंट्री का अफेक्ट हो रहा है। तो जब भी एसेट एंड लायबिलिटी अफेक्ट होगा कंट्री का, तो हम लोग उसे कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करते हैं। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कैपिटल अकाउंट 1 साल से ज़्यादा होता है, बट लायबिलिटी और एसेट से हम लोग देखते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन दैट चेंजेस एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड एज वेल एज फॉरेन रेसिडेंट। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे लोन का एग्जांपल हमने समझा, तो गवर्नमेंट लोन लेती है एंड कंपनीज लोन लेती है, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया। बैंकिंग कैपिटल, अब बैंकिंग कैपिटल जैसे एनआरआई डिपॉजिट है, तो जैसे एनआरआई जो है, अब वो एक एनआरआई है, वो इंडियन बैंक है,
इंडियन बैंक है। अब इंडियन बैंक में एनआरआई डिपॉजिट करेगी कुछ पैसा, तो इंडियन बैंक में जो पैसा आएगा वो इंडियन बैंक के लिए लाइबिलिटी होगा, क्योंकि इंडियन बैंक को तो इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा। और ये जो लोन देगी तो ये इंटरेस्ट और ये लोन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये लाइबिलिटी है इंडियन बैंक के लिए, ये जो लोन है ये लाइबिलिटी है और ये इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडीआई एफपीआई का जो डिफरेंस होता है हम लोग लास्ट में देखेंगे। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो जो एफडीआई होता है वो क्या होता है, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई का भी तो इंडिया पे लाइबिलिटी होता है, बिकॉज वो डिविडेंड या फिर प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करना होता है, एफपीआई और एफडीआई दोनों मिला करके। अब डेफिसिट और सरप्लस समझते हैं कि डेफिसिट और सरप्लस होता क्या है। पहले करेंट अकाउंट डेफिसिट देखते हैं। तो नॉर्मली हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो देखते हैं, लाइक अदर ट्रांसफ़र जैसे फॉरेन ऐड या फिर नेट फ्लो। तो नॉर्मली इंडिया करेंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है, बिकॉज हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हम लोग करेंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं। और अगर पॉजिटिव होगा कि ये सरप्लस होगा, उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो इनफ्लो है, अब फॉरेन कंट्री से इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है और आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है तो सरप्लस होगा। तो उसी तरीके से देखते हैं अगर पॉजिटिव है, करेंट अकाउंट पॉजिटिव है तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जब हम लोग सम लेते हैं तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, लाइक करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का। अगर पॉजिटिव है तो बीओपी सरप्लस होगा, नेगेटिव है तो बीओपी डेफिसिट होगा। अब पॉजिटिव इंडिया नॉर्मली बीओपी सरप्लस होता है। अब सरप्लस इसलिए होता है कि जो हम लोग का कैपिटल अकाउंट है ये पॉजिटिव में होता है, तो इस कारण से पॉजिटिव मतलब कि सरप्लस में होता है, इसलिए हम लोग का जो बीओपी है वो सरप्लस में होता है। अब ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। अब जब कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का सम जीरो होता है तब हम लोग कहते हैं कि जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम में है, ये याद रखिएगा। फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया के पास है अभी, लाइक 12 मंथ्स का फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास है, ये हेल्प करता है हम लोग को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका सेटलमेंट में। लाइक अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग इंडिया के पास अगर सब कुछ बंद हो जाए तो हम लोग 12 महीने आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। यही 1991 के टाइम पे जब क्राइसिस हुआ था तो मात्र 14 दिन का था। अब हम लोग देखते हैं करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। करेंट अकाउट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब जो हम लोग मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे रुपी का कन्वर्जन कर सकते अगर होता है तो वो करेंट अकाउंट में आता है। मार्केट प्राइस इन द सेंस कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, लाइक कितना पे हम लोग, लाइक इन $1 कितना रुपी, लेट्स ये एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये फ्लक्चुएट करता है। मान लीजिए कि 70 रुपया है, तो अगर $1 हम लोग 70 रुपये में चेंज कर पा रहे हैं तो ये करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता है। तो ये फुल्ली है। फुल्ली में मतलब कि आप जितना पैसा आप करेंट अकाउंट में आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये 1993 1991 जो हम लोग का एलपीजी रिफॉर्म हुआ था उसके बाद से आरबीआई ने अलाउ किया है फुल कन्वर्टिबिलिटी। बट कैपिटल अकाउंट जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जो हम लोग बीओपी में कैपिटल अकाउंट होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ मेजर होते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, बैक हो गया था, सॉरी। कैपिटल अकाउंट में मेजर होते हैं और जो भी ट्रांजेक्शन्स लाइक एफडीआई एफपीआई ये सब फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। आप फुल्ली जितने पैसे आपने, अगर एफडीआई इन्वेस्टमेंट है तो आप एक साथ पूरा लेके जा नहीं सकते, पार्शियली कन्वर्टेबल है। अब इसका रीज़न क्या है कि अगर जो भी एफडीआई आया और एक बार अगर किसी कारणवश सब लेके पैसे निकल जाते हैं तो इकॉनमी में क्राइसिस आ जाएगा। तो इस कारण से ये फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। लाइक हम लोगों ने देखा कि अगर सारे पैसा एक साथ लेके बाहर जा रहा है कंट्री से तो फिर क्राइसिस का सिचुएशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई मिस इन्फॉर्मेशन भी है और मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, लाइक जो एशियन टाइगर क्राइसिस हुआ था 2000 के लगभग 1999 के लगभग, तो वैसा क्राइसिस देखने को ना मिले इसलिए रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई पुट करती है। अब हम लोग देखते हैं एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा। यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई में क्या होता है, इक्विटी होता है सिर्फ, लेकिन एफपीआई में क्या होता है, इक्विटी एंड डेट दोनों होता है। अब इक्विटी मतलब कि, और शेयर मतलब जैसे कोई कंपनी है, अब हम लोग उस कंपनी का शेयर लेती है कोई कंपनी, ये इंडियन कंपनी है, एक सेकेंड, ये इंडियन कंपनी है। अब इंडियन कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी शेयर खरीदती है तो जो शेयर होगा वो
एफडीआई में आता है। और शेयर एक कुछ क्राइटेरिया है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। लाइक वो 10% से ज़्यादा उसका टोटल 10% ज़्यादा टोटल शेयर होगा तो वो एफडीआई में आएगा, 10% से कम है तो वो एफपीआई में आएगा। लेकिन एफपीआई का क्या है कि शेयर एंड बॉन्ड, बॉन्ड या डेट बोल सकते हैं उसको, इंटरेस्ट जो भी होता है वो दोनों दोनों एफपीआई में आता है। लाइक एफपीआई में बहुत सारा बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करती है। अब जब और इसमें एफडीआई क्या है कि जब कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है नॉर्मली, तो जब भी होगा कि प्राइमरी मार्केट में आएगा, मतलब कि फ्रेश शेयर इशू होता है। ऐसा नहीं कि पुराना वाला शेयर है वो नहीं, नया शेयर। लेकिन तब इसलिए प्राइमरी मार्केट में आती है। एफपीआई में क्या है कि नहीं, एफपीआई में पहले से ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे शेयर रहता है, उसी का खरीद बिक्री होता है एफपीआई में, और ख़रीदते हैं और बेचते हैं, तो वो एफपीआई में आता है। अब जनरली हम लोग नया शेयर है तो हम लोगों ने देख लिया कैन हैपन थ्रू प्राइमरी मार्केट। हाँ, अब एफपीआई हो सकता है कि मान लीजिए कोई नया कंपनी कोई नया शेयर लॉन्च करती है तो आप फर्स्ट टाइम ही वो परचेज कर लिया, तो ये प्राइमरी मार्केट में हो सकता है। बट नॉर्मली दोनों में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। लेकिन एफडीआई जो है वो प्राइमरी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब सेक्टर स्पेसिफिक मतलब कि जैसे कोई आयरन एंड स्टील कंपनी है तो उसका एफडीआई, कोई आयरन एंड स्टील कंपनी उसमें एफडीआई करेगा। लाइक कोई मारुति सुजुकी है या फिर मारुति कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो उसका एफडीआई उसी में आएगा। ऐसा नहीं कि कोई अदर कंपनी किसी अदर कंपनी में एफडीआई ला रहा है, क्योंकि एफडीआई अगर आती है, कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो कंपनी अपनी अपने साथ एक्सपर्टीज़ भी लाता है, हर चीज़ हर कुछ लाता है कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो इसलिए ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है और नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म होता है। अब जैसे किसी कोई कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो वो लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलती है कि 10 साल 20 साल में हम लोग को ये इतना प्रॉफिट ये करना है, अब प्रॉफिटेबल बनाना है, इसलिए वो लॉन्ग। ये जनरली शॉर्ट टर्म होता है। ये लोग आते हैं अपना प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट देखते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो वो इन्वेस्ट किए, और इंटरेस्ट कम हो रहा है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये जनरली शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए ये वॉलेटाइल भी होता है। और ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होता है, कहीं भी अपना कुछ भी हो सकता है। जनरल कैपिटल मार्केट, ये दोनों कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम लोग देखा था कि क्या डिफरेंस है, अगर इन्वेस्टर का स्टेक 10% और लेस कोई कंपनी में है तो वो एफपीआई ट्रीटेड होगा, मतलब उसे एफपीआई कहा जाए। कोई कंपनी है और उसमें 10% से कम स्टेक है, 10% से कम स्टेक है तो वो एफपीआई होगा। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा है तो वो एफपीआई में, एफडीआई में आएगा। अब एक और बात समझते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में किसी का स्टेक 10% से ज़्यादा है, कोई फॉरेन कंपनी आई इन्वेस्ट की तो उसमें उस कंपनी का जो स्टेक है वो 10% से ज़्यादा स्टेक उसने खरीद लिया तो वो एफडीआई कहलाएगा। अगर अब पहले 10% ज़्यादा खरीदा है, अब घट के हो जाता है 8% मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि अब घट गया तो वो एफपीआई हो जाएगा, नहीं। अगर वो एक बार एफडीआई हो गया तो वो एफडीआई ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 10 से घट करके 8 हो गया तो वो एफपीआई बन जाएगा, नहीं, वो एफडीआई ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 10% से ज़्यादा स्टेक है तो एफडीआई, 10 से कम है तो वो एफपीआई। एफडीआई में आरबीआई का अप्रूवल नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई ये बस कैपिटल जो भी आता है वो उसका वो दिखाना होता है कितना कैपिटल आ रहा है। और एफपीआई जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है सेबी के साथ। एफपीआई सेबी होता है, सेबी में वो कर रहता है। और एफपीआई का मेनली किस सेक्टर या किस मिनिस्ट्री का एफपीआई है वो डिसाइड कौन करती है, तो दीप्ति करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, और वो रूल रेगुलेशन सब दीप्ति बनाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि द बीओपी ऑफ द बीओपी ऑफ ए कंट्री सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। अब किस चीज़ का रिकॉर्ड है, तो हम लोग चलते हैं लास्ट से देखते हैं। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, तो सिर्फ कैपिटल मूवमेंट तो होता नहीं है, ये गलत हो गया। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट वन कंट्री टू अनदर, तो सिर्फ इकोनॉमिक गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन तो होता नहीं, इवन रेमिटांस आता है, पब्लिक सब कुछ का ट्रांजेक्शन होता है, ये भी गलत है। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम, सिर्फ एक्सपोर्ट तो होता नहीं है, तो ये भी गलत है। तो पहला आंसर सही होगा क्योंकि ये 3 गलत है। एंड ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रांसफर, जितने ट्रांजेक्शन दो कंट्री के बीच में हो रहे हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर, तो पहला होगा, बीओपी में यही होता है। दूसरा देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने क्या देखा था, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है। फॉरेन लोन्स करेगा, अगर फॉरेन लोन्स कोई कंट्री लेती है तो ये इंडिया मान लीजिए फॉरेन लोन लेती है तो हम लोग पे ये जो लोन होगा ये लाइबिलिटी होगा, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होगा, तो पहला होगा।
एफडीआई कंट्री में आती है तो प्रॉफिट ये सब जाएगा बाहर, तो ये एक लाइबिलिटी ही है। प्राइवेट रेमिटेंस, अब हमने देखा था कि जो रेमिटेंस आता है वो ना तो एसेट होता है ना तो लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो एक जस्ट ट्रांसफ़र होता है, दिया जाता है। जो भी जैसे हमारे कोई भी रिलेटिव्स हैं या कोई घर के बाहर रहते हैं कहीं किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ से वो रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो कोई ना तो वो कोई इनकम है ना कुछ है, वो बस जस्ट एक ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए ये ना तो एसेट है ना लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोग कुछ पे नहीं करना है उसके बदले। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अभी हम लोग ने देखा कि एफडीआई है, एफपीआई है, तीनों है, तो 1, 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने बीओपी कंप्लीट किया। अब बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे लेक्चर लाया जाए इकोनॉमिक्स का, हम लोग उस पर लाएंगे। थैंक यू सो मच, देखते रहिए और टेलीग्राम से जुड़िए, आप लोगों को पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने 2 एमसीक्यू यहाँ प्रैक्टिस किया, आपको ग्रुप में जा कर के आप 1000-1500 से करीब हम लोग एमसीक्यू को डालने का प्लान है। पॉलिटी ज्योग्राफी पे कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स पे चल रहा है एमसीक्यू। आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, करीब पॉलिटी पे 300 एमसीक्यूज़ हैं और ज्योग्राफी में करीब 200 एमसीक्यूज़ हैं, इवन करंट अफेयर्स पे 150-200 एमसीक्यूज़ है, और इकोनॉमिक्स का भी शुरू हुआ है तो शायद 20-25 एमसीक्यू इकोनॉमिक्स का भी हो गया है। तो जाइए टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।